बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करते हैं। मामला है पंजाब असम्बली का, जिसकी तहलील फिर से लटक चुकी है। इमरान खान साहब असम्बली की तहलील के लिए पूरा एतमाद है, मगर इत्तेहादी हुकूमत की अगर बात करें तो उनके पास असम्बली की तहलील को रोकने के लिए ऑप्शंस क्या है, ये आमिर मतीन साहब से प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानेंगे। दूसरे हिस्से में जब जाएंगे तो बात करेंगे कि इक़्तिदार के इस खेल में मुल्क की मईशत कुर्बान हो चुकी। लड़खड़ाती मईशत को विफाकी हुकूमत ने हालात के रहमो करम पर आखिर क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और आखिरी हिस्से में बताएंगे कि अवाम की ताकत से मुंतखब सियासतदानों ने अवाम को रोटी से भी महरूम कर दिया। एक तरफ तो मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत है, कीमतों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया, तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी का जो जिन है वो बेकाबू हो गया। इसको किस तरह से लगाम डाली जाएगी, किस तरह से काबू में लाया जाएगा, इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले तो चूंकि सियासत के ऊपर ही इस वक्त सारा प्रोग्राम और हर तरफ बहस चल रही है, खान साहब मान लिया पूरा एतमाद है कि असम्बली की तहलील होगी। फवाद चौधरी साहब ने तो तारीखें भी दे दी हैं, महीने भी बता दिए हैं। अब मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, ऑप्शंस क्या है उनके पास, अगर हम फर्ज कर लें तहलील रोकनी है उन्होंने? तहलील रोकने की असल में कोई कानून में और आइन में गुंजाइश नहीं है। ये वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का ये आइनी हक है। ये मुझे बड़ी हंसी आती है ये बहस करते वक्त। एक तो ये आम ये बात की जाती है कि जी वो असम्बली टूटने से कोई जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। जमहूरियत का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक जो चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगी है उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर पार्टी अपने मफाद में देखती है कि उसको असम्बलियों में रखना या ना रखना सियासी तौर पे सूदमंद है या नहीं है। अगर वो समझते हैं नहीं सूदमंद तो वो उसको तहलील कर लेंगे, उनका आइनी हक है। इसके अंदर इसका जमहूरियत पे एक जमहूरी तरीके से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप गैर जमहूरी से करते हैं, आप लोटे ख़रीदते हैं, आप सिंध हाउस में बंदे इकट्ठे करते हैं, वो बुरी बात है। वैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट जो हैं वो एक बुरी चीज़ है। अगर कोई पार्टी समझती है कि कोलिशन की जगह मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिल रही है, बिल्कुल वो करे। हाँ, हालांकि लॉजिस्टिकली मुश्किल होता है, हालांकि पैसे खर्च होते हैं, तो वो एक अलहदा बात है। मगर जितनी दफ़ा क्या हर 3 महीने बाद वो करें, उनका आइनी हक है। इंडिया में आप देखें ना, बेताशा गवर्नमेंट्स थी जो कि 6-6 महीने साल बाद टूटी। देवी गौड़ा की टूटी, चरण सिंह की टूटी, इस तरह काफ़ी गवर्नमेंट टूट रही। 20-30 साल उनके यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स रही। गो कि इतना अच्छा नहीं बीजेपी के एक्सपीरियंस दिया, मगर बहरहाल उनके यहाँ सिंपल मेजॉरिटी चलती आ रही है। और ये अगर कोई पार्टी समझती है कि उनको अगले इलेक्शन करवा के उनको बेहतर वोट मिल जाने हैं, तो उसका आइनी हक है। तहलील होना एक जुल्म नहीं है, क़यामत नहीं है, गैर जमहूरी चीज़ नहीं है, गैर कानूनी चीज़ नहीं है। ये एक तो ये मफरूज़ा। दूसरा, मैं समझता हूँ जबकि इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन पिछले हो गए, जिस तरह कि पहले उन्होंने 3-4 साल इनको सिलेक्टेड करते रहे, ये अब इम्पोर्टेड करते रहे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले इलेक्शन बहरहाल कंट्रोवर्शियल थे। उसके अंदर अब तो एडमिशन आ गए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एडमिशन आ गई, उन्होंने किसकी कहाँ से मदद की। जब ये आ गई है और ये किल पड़ गई है तो बेहतर है, ऑल द मोर रीज़न अदर देन दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल वे, कि आप आवाम के पास चले जाएं, ताकि जो जिसके पास मेजॉरिटी हो वो एक दफ़ा ले। एक मजाक ही है ना कि ये 1970 के बाद आज तक कोई इलेक्शन नहीं है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं हुई। एक भी इलेक्शन नहीं है जिसके ऊपर आप मुत्तफिक हुए, जिस पे जनरली एक इम्प्रेशन रहे। ऐसे इलेक्शन हुए यहाँ पे, आप देखें ना, दो का ऐसा हुआ। उससे पहले जो है 1990s में होते, 1990 के अंदर वाइट पेपर था, ये सारा जो असगर खान केस था वो। उसके बाद 93 का इलेक्शन, 97 का इलेक्शन, 2002 का इलेक्शन, 2008 के इलेक्शन के अंदर भी लड़ाइयाँ थी, 2013 में, 18 में। तो फाइनली एक दफ़ा हो जाए। जमहूरियत सिर्फ तक़वियत तब आएगी अगर ये कंसिस्टेंट इलेक्शंस हों जिनके ऊपर लोगों का एतबार हो, चाहे 3-3 साल बाद हो, चाहे 2-2 साल बाद भी हो। एक फॉर्मूला तय हो जाना चाहिए। लेकिन आप जिस आईनी हक की बात करें आमिर साहब, क्या इस वक्त हमारा मुल्क इस पोजीशन में है कि असेंबलियों की तहलील का आईनी हक इस तरह से इस्तेमाल किया जा सके? क्या हम लोग इस पोजीशन में हैं? पोजीशन में भी हों, आइन और कानून सबसे अहम होते हैं। वो कोई बात नहीं है कि जनाब ये जनरली जो बात कीजिए, मुझे हंसी आती है कि वो देखें इमरान खान जो हैं वो या PTI वाले वो ये इलेक्शन असम्बलियों की तहलील कर रहे हैं, तहलील चाहते हैं। भाई उनकी सियासी डिसीजन है,
कोई वो समझती है अगर पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी के मफाद में या मुल्क के मफाद में या किसी मफाद में भी उन्हें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उनका कानूनी हक है। इससे जमहूरियत कैसे कमज़ोर होती है? बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती, बल्कि लूली लंगड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल असम्बलियाँ इस वक्त ये क्या जो नेशनल असम्बली में है, क्या अब उसकी वैल्यू रह रही है? असूली तौर पे अगर आप ये देखें तो जो सबसे मेजॉरिटी पार्टी है वो हुकूमत से बाहर है, असम्बली से बाहर है, पार्लियामेंट से बाहर है। तो वो ये असूली तौर पे तो किसी और जगह जमहूरियत की है तक वो कहते हैं जनाब अपोजिशन के बगैर जो है ना वो हुकूमत नहीं होती है, लेट्स गो टू द पब्लिक अगेन, लोगों के पास वापस जाना चाहिए। वो राजा रियाज साहब बनाए हुए हैं, लूली लंगड़ी है वो की है, ये जमहूरियत कमज़ोर होती है, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं ये बड़ा डरते डरते ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये पाकिस्तान के अभी फ़ैसला नहीं आया, अभी जो उनकी मौजूदा जो ऑर्डर भी आया है कि आपने एक तो ब्लैक एंड वाइट में फ़ैसला दिया, या आप कहें कि जनाब ये जो गवर्नर का कदम था ये ठीक था या गलत था। ये जो इफ्स एंड बट्स एंड चूके चुनाचे ये हमेशा बुरी अदालतों के काम नहीं है। चूके चुनाचे में बैलेंसिंग एक्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कि जी वो इनको भी खुश करना, उसके दरमियानी रास्ता निकालना, ये अदालतों का काम नहीं है। ये जस्टिस मजीद से शुरू हुआ, ये साकिब निसार साहब ने ये सिलसिला दोबारा शुरू किया कि जी चूके चुनाचे, और उसके बाद इतनी लंबी पेशी दे देना कि जी 11 अगले महीने के 11 को आए, ठीक है छुट्टियां भी आ गई थी, भैया बैठे हैं उस दिन ही बैठे हैं, अगले दिन थोड़ा सा बैठ लें, छुट्टियां क्या क़यामत आ जानी थी। मुल्क के अंदर एक आईनी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान है, इसका फैसला करें, वन वे और अनदर करें। अगर आप समझते हैं कि गवर्नर का एक्शन ठीक है, कहें जी गवर्नर का एक्शन ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि चॉइस ये है, ये क्वेश्चन है जो कि मेरा ख्याल कोई वकील साहब ही अभी बेहतर बता सकेंगे कि हमने गालबन फवाद चौधरी साहब को वदू किया है, जब आप आएंगे तो जब वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे। और वो ये है कि 11 तारीख की जनवरी की जो डेट दी है पेशी की, जिसके बाद वो फैसला करेगी ये अदालत कि ये गवर्नर का, और उन्होंने साथ में एफिडेविट ले ली कि आपने तहलील नहीं करना। हालांकि मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं रोका जा सकता। हाँ वो ये कह देते कि वो गलत था, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, चाहे किसी को शक रहता, चाहे उसके ऊपर तनकीद की जाती, मगर फैसला तो आ जाता। तो अब ये क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं। एक तो सियासी आ जाता है, वो ये कि 4 अप्रैल से गालबन रमज़ान शुरू हो रहा है, तो अगर ये 11 को फैसला आता है, पेशी आती है 11, 12, 13 जब भी आता है, तो अगर वो असम्बलियाँ तहलील भी करें तो ये 4 अप्रैल के जो है ना को रमज़ान के नीचे में क्वेश्चन होगा। कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है, मगर रमज़ान के अंदर एक इलेक्शन ज़रा मुश्किल काम हो जाता है लोगों के लिए भी, रूहानी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, लॉजिस्टिकली भी जो है उसके अंदर मुश्किल है कि लोग रोज़े की हालत में जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज दूर आना जाना वो ठीक नहीं है। और एक बड़ा सियासी से काम रमज़ान के महीने में, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा एक रूहानियत का एक समा होता है, उसके अंदर दुनियावी सियासी वोट मांगने वाला काम जो है उसके अंदर मुखल होता है। तो फिर ये मई में बात चली जाती है, मई में चली गई बात तो फिर समझ लीजिए कि मुकर्रर मुद्दत पे बात चली गई। जून जुलाई अगस्त का भी क्या फ़र्क पड़ता है, आगे 3 मई रह जाते हैं। सो ये एक क्वेश्चन अब ये है कि पीटीआई देखना ये है कि उनको ये कानूनी आईनी तौर पे ये क्या इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो कहा जा रहा है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको ये नहीं कहा गया, उनको कहा गया कि असम्बली की तहलील नहीं करनी। हाँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर वो पहले ले लेते हैं, लेट्स से कि वो 4 तारीख से पहले ले लेते हैं, हाँ। वो कल ले लेते हैं, परसों ले लेते हैं, किसी दिन भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर उनके पास नंबर पूरे हैं, जो कि मियां असलम साहब ने हमारी प्रोग्राम में कहा था कि उनके 4-5 लोग यहाँ पे नहीं हैं, वो अगर आ जाते हैं और वो कॉन्फिडेंट है कि उनके पास 186 लोग मौजूद हैं, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। और फॉर एग्जांपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले, जो भी सिनारियो ले लें, परवेज इलाही ही चीफ मिनिस्टर रहते हैं। अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते तो दोबारा इलेक्शन, उसी वक्त दोबारा इलेक्शन होगा, और इस दौरान में वो परवेज इलाही साहब अगला इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता, अगला चीफ मिनिस्टर नहीं आता, वो ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और अगर दोबारा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 186 नंबर नहीं लेते तो सेकंड राउंड में जिसके पास ज़्यादा नंबर होंगे एग्जिस्टिंग हाउस की स्ट्रेंथ में, लेट्स से कि वो अगर 186 के 180 के ऊपर भी उनके उनसे एक भी ज़्यादा है, तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे।
एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू नंबर्स। किसके पास अक्सरियत है, अक्सरियत हाउस की, तो वो अगर ले लेते हैं तो लीगल क्वेश्चन ये होगा कि फिर वो क्या उसके बाद उनको, क्योंकि इशू तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है, दुरुस्त, तो मुझे लग रहा है कि आप अभी कुछ देर में आएंगे। तो वो अगर वो पहले ले लेते हैं 11 से पहले, तो जो तहलील से रोका हुआ है असेंबली ने, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ले, अगर वो पहले ले लें तो क्या उनके पास ये इख्तियार है कि एफिडेविट उन्होंने दी हुई है कि हम जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक तहलील नहीं करेंगे, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर वो ले लें तो क्या वो तहलील कर सकते हैं 11 से पहले? अभी कुछ देर में कोशिश कर रहे हैं, टीम हमारी कोशिश करी फवाद चौधरी साहब से रब्ता हो जाए आमिर साहब, तब तक हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ते हैं। अच्छा आमिर साहब, इस पे फवाद चौधरी साहब ने आज इंडिकेशंस भी दिए, इशारे भी दिए हैं कि हम 11 जनवरी से पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि 187 मेंबरान हैं जो अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे और हमारी पार्लिमानी मीटिंग का शेड्यूल तय हो गया है, यानी कि 3 से 4 जनवरी के दरमियान हमें कुछ बड़ी गेम होती हुई नजर आ रही है। जी, ये इसकी मंतकी जो सियासी मंतक इसकी समझ आती है। बात ये है कि ये पीडीएम के पास नंबर्स नहीं है। अगर उनके पास नंबर्स होते तो ये सारा मामला होना ही नहीं था। ये इतने जो इन्होंने गवर्नर के कोई ये स्ट्रक्चर्स पास करने पड़े, उसके बाद अदालतों में जाना पड़ा, और मज़ीद उन्होंने अदालत में वो गए जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये मज़ीद लटक जाए, जितना लटकाना चाहते हैं वो। ये ज़रूर मैं समझता हूँ सियासी तौर पर उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा ललकारते रहे हैं कि तहलील क्यों नहीं करते, तहलील नहीं करते, तो अब वो डर रहे हैं। जब ये डरा जाता है, जब भी कोई सियासी पार्टी डरती है कि इलेक्शन से दौड़ रही होती है, तो अवाम को नज़र आता है, वो समझते हैं कि ये कमज़ोर है। और पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में कमज़ोर पार्टी के साथ कोई नहीं जाना चाहता। लोग उस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जो कि जीतने वाली पार्टी हो, जिसमें उनका ख्याल होता है कि थाना कचहरी की ये जो हमारी पेट्रोनेज की सियासत है, इसमें हमें जीतने वाला जो है साथ देता है। उनके पार्टी के होता है नज़रियाती वोट भी, मगर थोड़ा ज़्यादातर लोग इसलिए वोट देते हैं, उस बंदे को देते हैं, उस चौधरी को देते हैं वोट, उस सरदार को, उस नवाब को, जो उनके ख्याल में उनको बचा सके। उनको थाने के अंदर जब उनको पकड़वाया जाए, खुद ही पकड़वा के खुद ही छुड़ा लिया जाता है। यही पाकिस्तान के सियासी निज़ाम है। तो ये इलेक्शन से दौड़ रहे हैं, और ये सिर्फ एक इलेक्शन, ये हर इलेक्शन से दौड़ रहे हैं। सारी पीडीएम जो है कराची में लोकल बॉडी से दौड़ रहे हैं, इस्लामाबाद में लोकल बॉडी से दौड़ रहे हैं, ये पंजाब असम्बली और केपी के इलेक्शन से दौड़ रहे हैं, ये नेशनल इलेक्शन से दौड़ रहे हैं। तो ये अगर दौड़ रहे हैं तो ये क्यों दौड़ रहे हैं? ये कमज़ोर हैं। इनके पास ये है जय आमिर साहब, सिंध के हवाले से मैं असद उमर साहब को सुन रही थी, वो कहते हैं कि जिस सिंध में ये हुआ कि बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए जाएँ। अब केपीके का इनके पास बहाना ये कि दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे इंतखाबात नहीं होने चाहिए। तो अगर देखा जाए जेन्युइन रीजंस तो है इस वक्त, केपीके तो बहुत ज़्यादा मुतासर है। जेन्युइन रीजन बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में जो है जमहूरियत ने क्या पनपना है, इस वक्त जितना कंट्रोवर्शियल है, कोई थोड़ी सी एक फिग लीफ होती है, डंडी मारी जाती है, पहले भी मारी जाती रही है, पिछले इलेक्शन के ऊपर भी वो कोई बिल्कुल शफाफ नहीं थे, पर ज्यादातर मार्शल्लाओं में ये गन पड़ता रहा है कि 2002 के इलेक्शन या 58 भी थी 99, ये एक जमहूरी दौर में सो कॉल्ड में आए हुए हैं, और वो बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते। कराची में या हैदराबाद में सैलाब का क्या असरात हैं जनाब? पहले जब आपने मर्जी के इलेक्शन जो करवाने थे, जो 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 कराची में नेशनल असेंबली के इलेक्शन है वो करवा दिए, हाँ। और जब लोकल बॉडीज की आई, मैंने उस वक्त टीवी पे कहा है, मैंने कहा उन्होंने, आप देखिएगा कि ये इनका, क्योंकि कराची में इनको ख्याल है कि ये जीत जाएंगे, हाँ, जीत के जो ही लोकल बॉडीज आया उन्होंने कहा जी हमारे पास जो है ना वो पुलिस मौजूद नहीं है, बहाने करके वो कर दिया। अब ये इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज हैं, वो भाई आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप यहाँ वफाक को रूल कर रहे हैं, वहाँ तो चलो डर हो सकता है पंजाब में, यहाँ क्या आपको डर है? तो उनको डर ये है कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, हमें वोट नहीं मिलना, इस वजह से वो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या होता है, लोगों को मूड मिल जाता है, थर्मामीटर से बुखार चेक हो जाता है कि टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या है। जिस तरह के पिछले बाई इलेक्शन के अंदर टेम्परेचर पता चल गया था, उसके बाद से ये किसी इलेक्शन में करीब नहीं जा रहे, वरना उससे 4 साल पहले देखें पीटीआई की गवर्नमेंट में पीएमएल-एन जो है तकरीबन सारे ही सिवाय सियालकोट की एक सूबाई उसके पंजाब के अंदर सारे बाई इलेक्शन जीते। हालांकि गवर्नमेंट इनके नून लीग की नहीं थी
उसके बावजूद, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोई फेवरेबल नहीं थी, डस्का में इनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने पूरा उस वक्त उनकी तरफ था, उनकी तरफ से वो था। इलेक्शन कमीशन तो एक डाकखाना बन गया ना, जो इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आता है जिससे कि शक रहता है। एक तो वो जो इल्जाम दे रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने खुल्लम खुल्ला कह दिया। इसमें मैं जवाब आपसे लूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आपने जाते जाते ऐसे टीजर छोड़ दिए, इलेक्शन कमीशन आपने कहा डाकखाने का काम कर रहा है, चिट्ठियां इधर से उधर कर रहा है। जी, इलेक्शन कमीशन का जो ये आप देखें जिस तरह सिंध का जिस तरीके से वो किया गया कि कराची के आप इलेक्शन करा लें और उसके बाद आप कहें कि जनाब आप तो बड़े सिंध के अंदर हालात ख़राब हो गए, ये एक थोड़ी सी कॉमन सेंस की एक सैम्बलेंस ऑफ जो है ना फेयर प्ले होनी चाहिए। मैंने कहा ना एक फिग लीफ होता है, फिग लीफ को नहीं हटाना चाहिए इन इदारों को, टंडी वंडी मारते रहें, जो मर्जी करते रहें, मगर एक कोई तरीक़ाकार, कोई कानून, कोई जो है मंतक नज़र आनी चाहिए। इस तरह नहीं, इस तरह ये इस्लामाबाद का अब कोई भी उनकी तरफ से स्ट्रक्चर्स आ जाए, वो तो अगर गवर्नमेंट ने किया है उनको ये करना पड़ जाता है, मगर वो ले सकते हैं स्टैंड के, ये क्या मजाक है जी, एकदम से अदालतों से होना ज़रूरी है, वो भी कह सकते हैं। तोशा खाना में तो जाके आउट ऑफ द वे जाके वो नाअहल भी कर रहे हैं, अपने इख्तियार से भी आगे जा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, अदालतों ने चपेड़ मार के उनके फैसले वापस किए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी ये बात कर रहे हैं कि असेंबली से इस्तीफे देने का शौक है अगर तहरीक इंसाफ को, तो केपी की असेंबली से अपने इस्तीफे पेश करें ना, तहलील की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, इस्तीफे पेश करें अपने। ये आगे पहले कह के बाकी जो है उनकी मर्जी है, वो बेवकूफ़ है, उन्होंने एक बेवकूफ़ी की हुई है नेशनल असेंबली से, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है इस्तीफे देने वाली। और वहाँ पे उनको, क्योंकि उनका ख्याल था वो ये पुराना तरीक़ाकार था कि फिर भी एक था कि एक प्रेशर बन गया, ये देखें अच्छा नहीं लगता, कोई तो कोई रवायात थी कि ये करेंगे, वो बैठे हुए हैं, वो उन्होंने कहा जी बाढ़ में जाए, ताकत है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी भी मुसर है कि हमारे रेज़ोल्यूशंस एक्सेप्ट करें, तो वो इस तरह की बेवकूफ़ी ये करेंगे, उनको मार मार के उनका कीमा ताकि वहाँ पर लगाएँ। और आगे एक डर ये भी है कि जो केयर टेकर जो आना है, ये उनके यहाँ ये एक डर पाया जाता है पीटीआई के यहाँ, और काफ़ी मुनासिब डर भी है। वो डर ये है कि पंजाब में जब तहलील करेंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस परवेज इलाही साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पंजाब में हैं, दोनों अपने नाम अग्री ना कर सकें, अगर अपने अपने नाम देंगे, उस पर अगर फैसला नहीं होता फिर इलेक्शन कमीशन करेगी। और इलेक्शन कमीशन एक टोटली इस वक्त जो है वो एक डंडी मार रहे हैं, टोटली डंडी मार रहे हैं। इसका मतलब डंडी मारने से ये है कि वो मोस्ट लाइकली वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आएगा। अब ये जिस तरह के हालात बन गए जिसके अंदर मैंने कहा ना फिग लीफ नहीं है, तो वो जो उसमें अगर केयर टेकर गवर्नमेंट मार धाड़ में लग जाए और वो ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर भी डंडी मारे और वो भी करे, वो अलग बात है कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है। थोड़ी सी बात हम अपने गेस्ट के साथ भी कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हसन मुर्तज़ा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। पंजाब असेंबली की तालील के ऊपर बात कर रहे हैं, ओवर टू यू आमिर साहब। जी हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। ये हम जनरली बात कर रहे थे कि नून लीग ख़ास तौर पे आपकी तरफ से भी ये आता रहा कि जी असम्बलियाँ तहलील करें, तहलील क्यों नहीं करते। तो अब जब वो तहलील की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग क्यों भाग रहे हैं, करने दें इलेक्शन। नहीं, कोई भाग नहीं रहा जी, हम तो रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं, कोई भागा नहीं है, कोई इस किस्म की हमने बात नहीं की। उनकी बात के जवाब में जरूर हम कहते रहे हैं कि वो कहते थे हम तोड़ देंगे, हमने कहा यार अपनी जहाँ पे तुम्हारी हुकूमत है वहां पे तो तोड़ो। चले पंजाब के अंदर तो हमने आपके बकौल हम भाग गए, हमने ना तोड़ने दी, कोई ना कोई तरीका हमने कर लिया। क्यों किया तरीका, वहां से आप उनको तहलील करने दें। मेरी सुन लेना, तहलील क्यों वो करें ना जी, उनको हमने कब रोका है, हमने उनको तो नहीं पकड़ा। उनको पकड़ा हुआ है आपने, गवर्नर के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। मेरी अर्ज सुने ना जी। जी जी, हाँ, हम भी सियासत कर रहे हैं ना जी, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मैंने ओथ लिया है कि मैं असेंबली की सुपरमेसी पर, मैं उसकी सॉवरेनिटी पर किसी वक्त भी कोई आंच नहीं आने दूंगा, मेरा ओथ है ये।
मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हूँ। तो असेंबली के तहलील होने में आपने एक बात कही है जी कि तोड़ने क्यों नहीं दे रहे, तो मैंने आपको वजह बताई है कि मैं इसलिए नहीं तोड़ने दे रहा कि मैंने असेंबली बचाने का ओथ असेंबली बचाने का आपका ओथ नहीं है। किसने कहा है कि आपके ओथ में ये लिखा हुआ है कि आपने असेंबली बचानी है? जमहूरियत में इसकी कोई ममानियत नहीं है। कहा है मुझे मेरा आइन कह रहे हैं, जिस आइन की मुझे कुछ शक बता दें जिसमें लिखा होगा कि चीफ मिनिस्टर का ये पढ़ के बताएं कि मेरा ओथ क्या है। मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, अभी ये वक्फा का प्रोड्यूसर पकड़ाइएगा जरा आइन। आप नाराज ना हो, मेरी एक मिनट सुन ले, मैं उसके बाद आपको पूरा मौका देता हूँ। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है आइन के अंदर कि वो तहलील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसको बचाने का जो है कसम खाना, उसका असेंबली की सुपरमेसी कोई ताल्लुक नहीं। आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ उसके अंदर कि आप उसको रोकना तहलील को लाजिम है। नहीं, उनको ये इख्तियार आइन ने दिया है, तो मैं उसी आइन के तहत अपनी असेंबली के साथ खड़ा हूं ना। उनका फैसला मुझे मंजूर नहीं है तो मैं, वो अक्सरियत में है तो तोड़ दे। यहाँ पे तो है रुकावट ना, केपी के अंदर कौन सी रुकावट है? तोड़ दे, केपी वाली तो तोड़ दे, वो तो उनका अपना है, वहां तो ना कोई उनका अलाए है ना कोई उनको रोकने वाला है, वहां तोड़ दे। वो क्यों नहीं तोड़ रहे? वो तो उन्होंने दोनों का, उनको सियासी तौर पे जाहिर है जो उनका फैसला होगा उसके मुताबिक करेंगे। ना तो सियासत उनसे पूछ के करनी है जी, ना मैंने आपसे पूछ के करनी है। मैं समझता हूं कि असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए, तो मैं अपने मेरा ख्याल है ना, ये आपका ख्याल है, मगर कानून में अगर आप अपोजिशन में हैं तो आपका इख्तियार नहीं है, आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैंने कौन सा गैर आईनी कदम उठाया? गैर आईनी के मुतालिक मैं तो नहीं कह रहा, अदालतें फैसला करेंगी अभी। देता है मुझे, मेरा आइन हक देता है कि मैं जिस चीज को गलत समझता हूं मैं उसके साथ, मुझे अपने इजहार राय का भी हक है, मुझे अपनी सियासत करने का भी हक वही मेरा आइन देता है। और वो आइन मुझे कहता है, मैं उसके तहत, मैंने जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो मैंने ओथ लिया है उसमें वाज़ेह है कि आप इस में अगर समझते हैं कोई चीज गैर आईनी तो वो नहीं होने देंगे। एक मिनट, ये बार बार ओथ का आप प्लीज जो है ना अगली दफा ओथ लेके आइएगा, उसमें से मुझे चिट्ठी लिख दीजिएगा कि ओथ में कहाँ लिखा हुआ है कि एक पार्टी जिसके पास अक्सरियत है, सुन लें, एक अक्सरियत है और वो उसके पास इख्तियार नहीं है आईनी तौर पे तहलील करने का। ये ओथ में अगर दिखा देंगे मैं टीवी पे आपसे माफी मांग लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे जो कह रहे हैं तो आप ठीक बता देना, मेरा ओथ जो है आप पढ़ के बता दें। ये प्रोड्यूसर साहब जरा निकालिएगा ओथ लगा के। मैं आमिर साहब आपकी इजाजत से एक सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं अपने ओथ की, अपने हलफ की आप बात कर रहे हैं, आपने हलफ लिया होता है, लेकिन हर पाकिस्तानी ने, और बतौर सियासतदान आप लोगों पर तो ज्यादा जिम्मेदारी है कि बेहतर है सबसे पहले मुल्क को बचाना, वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। खान साहब भी ये बयानिया है कि इस वक्त दहशतगर्दी है, मैशत हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अवाम का बुरा हाल है, महंगाई बहुत ज्यादा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। इन सब का एक वाहिद हल रास्ता जो है वो यही है कि नए इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मुल्क बचाने के लिए हमें इस कदम की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि इसलिए कि असेंबली की तालील को रोका जा सके? मैं अर्ज करता हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जितनी चीजों की आपने निशानदेही की इस वक्त मुल्क में वो बिल्कुल है, लेकिन ये देखें ना, ये कंटिन्यूटी है पिछले 4 साल की, जिस 4 साल की पॉलिसीज के जरिए इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया गया। हम समझते हैं कि आज इस इलेक्शन जो है वो फिल फॉर हल नहीं है। आज हमारी इकोनॉमी जो है वो तबाही के दहाने पर आई हुई है। आज खान साहब रोज कंटेनर पे खड़े होके, रोज अपनी प्रेस टॉक के अंदर, हर टीवी इंटरव्यू के अंदर यही बात कह रहे हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, हम दिवालिया हो रहे हैं, हमारे पास इतने अरब डॉलर रह गए हैं, इतने अरब हमने कर्जा लिया हुआ है, ये तो हम खर्च नहीं कर सकते, हम तो दिवालिया हो चुके हैं। तो इन हालात में कौन आएगा? फिर इलेक्शंस के ऊपर कोई मामूली काम तो नहीं है, उस पर गवर्नमेंट का जो खर्च है, अगर आप एक सूबाई असेंबली का इलेक्शन करवाते हैं तो वो कम से कम 200 अरब रुपए का खर्च है। तो ये अखराजात किस इकोनॉमी ने बर्दाश्त करने हैं? जो मौजूदा हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें क्या हम ये अफोर्ड करते हैं? और फिर जब हमारा इंटरम गवर्नमेंट होगी, मेरी बात सुन लेना जी, प्लीज, जब हमारी इंटरम गवर्नमेंट होगी, कौन सा फॉरेन डोनर जो है
वो हमारे पे रिलाय करेगा? कौन हमारे पे एतमाद करेगा? IMF के साथ खान साहब ने मुआहदे किए ना कि मैं 2022 तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यहाँ तक ले जाऊंगा, मैं बिजली के जो है वो यहाँ तक ले जाऊंगा। वैसे हसन मुर्तज़ा साहब, मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। क्यों आप इतने घबराहट में हैं? ये हसन मुर्तज़ा घबराहट की बात नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें। इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं आपने तज्जिया देना है, आप तज्जिया दें, मैंने अपना बताना है। आपने खुद मुझे फोन पे इनवाइट किया है, जारी रखिए, जारी रखिए। तो आपने अगर ये सारे मुआहदे किए तो क्यों उनसे इनहराफ करके आपने जब देखा कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपने उन चीजों की कीमतें कम कर दी। उससे IMF भी हमारे से दूर चला गया, फिर हमें उसको इतना टाइम लगा सारा कुछ करने में। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त महंगाई जो है, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं है, आम आदमी पिस चुका है, हमारा दरमियाना तबका खत्म हो चुका है। लेकिन मुश्किल वक्त कौमों पर आते रहते हैं। उसके लिए ये तो नहीं कि हम भाग के कहें कि ठीक है जी, अब वो कह रहा है जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो कह रहा है अब असेंबलियां तोड़ दो। भाई वो तो तोड़वाना चाहता है, उस पे तो केसेस वो देख रहा है कि मेरे पे केसेस बन रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं, मैं सजा ना हो जाऊं, मेरे पे रेफरेंसेस ना आ जाएं। वो अपनी परेशानी की वजह से कह रहा है, आप उसे मसीहा समझ के कह रहे हैं कि वो असेंबलियां तोड़ना चाहता है, आप क्यों नहीं तोड़ने देते? वो तो कल को कुछ और तोड़ देगा, वो भी बर्दाश्त कर ले। हसन मुर्तज़ा साहब, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई है, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि हमारे पे कौन एतबार करेगा, केयर टेकर गवर्नमेंट से शायद एतबार कर ले, मौजूदा उस पर IMF नहीं कर रही, वो लेट किए जा रहे हैं कि उनको शक ये है कि आइंदा जो है, जो आपको पॉलिटिकल उसके लिए जो सब्सिडीज़ देनी पड़ जाएंगी, ये ऑलरेडी ये मसाइल आ रहे हैं, ये तो एक तरफ हो गई। दूसरा मेरा ये है कि हमने सारी उम्र, आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया, हमने पीपल्स पार्टी के साथ ही बचपन गुजरा, जवानी की, वो इस वजह से कोई मोहब्बत नहीं थी, स्ट्रगल थी डेमोक्रेसी के लिए। और बीबी मोहतरमा ख़ास तौर पे वो उनके ख़िलाफ़ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उस दौर में ख़रीदो फरोख्त करके आते रहे, और वो इसकी डसी हुई थी जिसके ज़रिए ख़रीदो फरोख्त होती थी। तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब वही पीपल्स पार्टी, बीबी की पीपल्स पार्टी, जब ये सिंध हाउस में बंदे इकट्ठे करती है, या पंजाब असम्बली में आप पार्टनर्स इन क्राइम थे, वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करके जो है गवर्नमेंटें पलटाई जाएं, ये पीपल्स पार्टी की रवायात नहीं थी। अच्छा, अब कर लिया आपने बात जी। जी, कोई किसी किस्म की खरीदो फरोख्त सिंध हाउस के अंदर नहीं हुई, कोई खरीदो फरोख्त पंजाब के अंदर नहीं हुई। आप क्योंकि पॉलिटिशियन बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है, उस पर आप इल्जाम लगा दें। कितने लोग कौमी असेंबली के सिंध हाउस में बिके हैं जिन्होंने वोट डाला है? एक वोट नहीं डाला, उसको उसके अलाइज छोड़ गए हैं, उसको उसके साथी छोड़ गए हैं, और उनकी वजह से उसकी गवर्नमेंट गिर गई है। आप कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त होती रही है। ये सारा पंजाब में भी कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई। आप जी, पंजाब में भी कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई, सबका जमीन रातों रात जाग गया है। एक आदमी नहीं बिका, सारे लोग। मार्च से पहले जो पोजीशन थी PTI की, अगर आप उस पे जाएं तो कोई आदमी उस वक्त उसकी टिकट लेने को तैयार नहीं था। हर आदमी अपना आने वाला इलेक्शन देख रहा था और उसकी भाग दौड़ में लगा हुआ था। बिल्कुल उन्होंने वफादारियां तब्दील की, लेकिन ये कतन कोई नहीं था कि किसी ने सिंगल पैनी भी ली हो। और फिर जिस आसिफ अली जरदारी पे आप इल्जाम लगाई जा रहे हैं, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं। चले हसन मुर्तजा साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर एक पूरे सेगमेंट के लिए दोबारा से आपको जहमत देंगे। तो मेरा ख्याल है अगर प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हो ब्रेक पर जाने की बजाय हमारे साथ फवाद चौधरी साहब है, मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब, उन्हें हम वेलकम करेंगे। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब जरा इधर आ जाए। मैं सिर्फ ऐसे आपसे ये जानना चाह रहा था कि आज आपका बयान भी सुन रहा था कि अदालत ने ये कहा है अब कि 11 तारीख तक जो है आप लोग एफिडेविट आपने दी है कि आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे जब तक कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो फिर क्या तहलील कर सकते हैं? नहीं, वो आमिर जी इस तरह करेंगे ना कि जब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो उसके बाद हम अदालत में एक CM डालेंगे कि हमने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, हमारा केस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो चूंकि केस हमारा है, हम वो विड्रॉ कर लेंगे, अंडरटेकिंग भी उसके साथ विड्रॉ हो जाएगी, तो हम फिर असेंबली तहलील कर सकेंगे।
तो ये जो तहलील होने का फैसला हो गया है, अगर होगी तो ये 4 तारीख से पहले होगा। हमारी कोशिश यही है कि ये 11 से पहले जो है वो हम इसको तहलील कर सकते हैं। मैं 4 का इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि वो रमज़ान 4 अप्रैल से आ जाता है, तो 4 की एक कट ऑफ डेट है कि अगर मई में नहीं करना, मतलब रमज़ान के बाद तक डेट नहीं जानी, तो ये पहले ही 4 से करना पड़ेगा। तो ये इसी हफ्ते फिर करेंगे आप? अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि रमजान में कोई बार नहीं है। आपको याद होगा 97 का तो इलेक्शन ही रमजान में हुआ। और मैंने पहले अर्ज किया है, कोई कदगन नहीं है, मगर रूहानी तौर पे लोगों का जरा रुझान दीनी मामलात पे होता है, तो उससे एक आड़े थोड़ा सा सियासत आ जाती है। नहीं, कोई नहीं, वो सियासत भी अगर सही की जाए तो इबादत ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये जो मेरा ये ख्याल है कि असूलन तो अब तक ज्यादातर जो अगर आप स्केड्यूल देखेंगे ना, वो 70 डेज तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करवा दिए हैं। 70-75 डेज में, 90 दिनों तक तो कोई इलेक्शन शायद गया हो। वो इसलिए हम ये कराना चाहें तो वो तो 70-75 डेज में भी हो जाएंगे। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि ये अपना हो जाए। दूसरा भी असल मसला ये है, पाकिस्तान को जो हालात जा रहे हैं, IMF में देखें, अब इन्होंने 2 फैसले करने हैं, या IMF का प्रोग्राम आप लेंगे या आप नहीं लेंगे। आप लेंगे तो आपको IMF की जो 3-4 शराइत है, आपने बिजली को ऑलमोस्ट 40% बढ़ाना है, आपने तेल को बढ़ाना है, आपने डॉलर फ्री फ्लोट करना है, जिसका मतलब है डॉलर 270 पे जाएगा। अगर आप नहीं लेते तो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इंपोर्ट आपकी खत्म हो जाएंगी। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर लैंड कर चुका है। अब इसमें आप सवाल ये है कि एक दूसरा आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर अब टेररिज्म आ गया है। इन्होंने जो 8 महीने में जो इस हुकूमत ने एक किया है, अब हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ टेररिज्म के अंदर हम जो है हमने तो टेररिज्म से टूरिज्म पे आ गए। अब फिर हम जो है वो टेररिज्म की तरफ चलेंगे। अभी आपने सुना होगा वो बिल्कुल साहब, ये आपका तजिए, इस तजिए से आपके बिल्कुल डिसएग्री नहीं करते, पर मैं ज़रा वापस आना चाह रहा हूँ कि हसन साहब ने हमें भी इल्ज़ाम ये लगाया कि जी ये असम्बलियाँ तहलील होने से जमहूरियत ख़तरे में पहुँच जाती है, और उन्हें ये कहा कि मेरे ओथ के अंदर शामिल है कि मैंने असम्बलियों को बचाना है। तो मैं उनसे, मुझे आप वकील हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं कि पहली बात ये कि ये ओथ के अंदर है कि उन्होंने असम्बलियाँ बचाना है, और दूसरा कि ये तहलील होने से आपके ख्याल में कितनी जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है? असम्बलियाँ चलते रहने में ये जो आर्गूमेंट है, इससे जमहूरियत को तक़वियत मिलती है। देखिए, हसन मुर्तज़ा है हमारा दोस्त, और वो बात जो भी करे उसके बंदा एक हद तक जो है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर सकता है, लेकिन हसन मुर्तज़ा जो है उसको ये देखना है, और वो डेमोक्रेटिक आदमी है। आप 70% पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने हैं। पहला आइन का, पहला जमहूरियत का वो है कि आपने खल्क़े खुदा की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलानी है, जरदारी की आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलानी। और पार्टी के अंदर इन्होंने, मैं तो हसन मुर्तज़ा और ये जो बाकी हमारे कुछ दोस्त हैं जो रह गए हैं, नदीम अफजल है जो चला गया, या बाकी लोग हैं, इन्होंने पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। इतनी बड़ी पार्टी, कहाँ बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी का जो जरदारी साहब ने और इन कंपनी ने हशर किया है। मैं तो हसन को कहता हूँ कि इधर जाके आपकी बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो आपका ताल्लुक था, जो पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है, इनको मुंह पे सच तो बताया करो कि आप लोगों ने क्या हशर किया है। ये जो आपने रेपुटेशन बना दी है कि शर्जील मेमन और नासिर और ये जरदारी साहब जो हैं वो नोटों की बोरियां भर के जिधर जाते हैं लोग कहते हैं जो मैं कानूनी भी पूछना चाह रहा था चौधरी साहब, मैं कानूनी पूछना चाह रहा था कि मुझे वो शायद भूल गया है, वो बहुत ज्यादा बजिद थे कि कानून के वो जो कानूनी के जी ओथ के अंदर शामिल है कि मैंने असम्बलियों का बचाव करना है, उसको तहलील नहीं होने दे रहा। मुझे वो तो जितना याद है, मुझे ऐसी कोई शक। आमिर मतीन साहब, बात यह है कि आपने हसन मुर्तज़ा से कानूनी राय लेनी है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। आप जो कह रहे हैं कानून में किसी मतलब कॉमन सेंस के खिलाफ है, कानून से इससे क्या ताल्लुक है? मतलब बंदे मतलब आपने इतना सीरियस ले लिया हसन मुर्तज़ा की कानूनी राय को कि आपने ज़हन पे भी जोर डाला है कि मुझे याद है कि नहीं। ऑब्वियसली ये करना बात है, इसके क्या ताल्लुक है? और जब भी असेंबली जो है वो, मैं एक सवाल करना चाहूंगी आमिर साहब,
पार्लियामेंट्री, एक सिर्फ आखिरी बात मैं ये कह दूं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बहुत फर्क ही ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब भी हालात आपके पास जाते हैं, आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं और आवाम से फैसला लेते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म बेहतर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म से, तो वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी इज कि ये ज्यादा इलास्टिक है, इसमें आप आवाम के पास जाते हैं क्राइसिस, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये लग्जरी नहीं है। सही, ठीक है फवाद शाह साहब, मैं एक के साथ आपसे दो चीज़ों के ऊपर आपका तज़किया ले लूंगी, आपसे बात कर लूंगी। एक तो ये कि आपने कहा कि जी हम इकोनॉमी से रिलेटेड वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, कब तक एक्सपेक्टेड है ये वाइट पेपर, और दूसरा ये कि आप तो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। आमिर साहब ने भी मेरी तस्दीक की कि असम्बली तहलील अगर होती है तो ये PTI का आईनी हक है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मौजूदा गवर्नमेंट और खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब आज कह रहे थे कि आप लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है, उनका हालत ये है कि वो कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो जिनको वज़ीर दिफा को अगर यही नहीं पता कि बॉर्डर सिक्योरिटी किसने करनी है, उसको बाकी चीजों पे उसकी ओपिनियन की हम क्या उसको जो है राय दें। बड़ी देखिए सिंपल बात है, पाकिस्तान का इस वक्त आप इस तरह आप अपना अभी ट्विटर के ऊपर आमिर मतीन की बड़ी फॉलोइंग है, आपने 92 की आप पोल करा लें और लोगों से पूछें वो क्या चाहते हैं। इस वक्त जो 3 बड़े सर्वेज हुए हैं जिसमें गैलप भी शामिल है जो कि एक्चुअली PTI का कोई इतना हमायती नहीं है, उनमें वो कह रहे हैं कि 65% प्लस लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान पूरा इलेक्शन करवाना चाहता है, सिर्फ ये जो टोला ऊपर बैठा है जिसमें ख्वाजा आसिफ एक अहम मोरे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम को कैप्चर करके बैठा हुआ है, वो इलेक्शन नहीं करवाने दे रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में उसकी वजह से गवर्नेंस और इकोनॉमी तबाह हो रही है। इनकी अहमकाना इस जिद के पीछे कि हमने ही हुकूमत में रहना। जी 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 तो सब फिर वो आप मैं कह रहा था कि आप ये कह सकते हैं कि अभी नहीं डेट का फैसला हुआ, मगर मंतकी तौर पे मैं थोड़ा सा दोबारा उस पर आ रहा हूँ कि इस बात का इम्कान है कि 4 से पहले इसी हफ्ते में हो जाए। इस बात का इम्कान मौजूद है। एग्जैक्ट डेट जो है वो हमने तय कर ली है, मोना साहब से आज मीटिंग हो गई है ठीक। और एक्चुअली 2 मीटिंग्स हो गई हैं, उनसे हमने क्लियर कर लिया है, असेंबली हमने तोड़नी है और उसके डेट वगैरह हमने आपस में तय कर ली है, इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जो इंतखाबी बहस चल रही थी सीटों के हवाले से, वो ऑलमोस्ट कोई मोरलेस तय हो गया है कि नहीं हुआ? हमने गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन जो है वो देख लिया है, बाकी हल्का वाइज उसमें चल रहे हैं। PMLQ हमारे साथ खड़ी है, जाहिर है हम उनको अकोमोडेट करेंगे। नहीं, अकोमोडेशन में ये तो जहाँ जहाँ उनकी सीटें जीते हुए हैं वो तो समझ आती है, उसके अलावा भी अकोमोडेट करेंगे। अभी हल्के देख रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ पे वो भी अक्लमंद लोग हैं उनको भी पता है इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है। और फिर देखें कई जगहों पे PMLN के लोग जो हैं वो PMLN को छोड़ना चाहते हैं। अब वो वहाँ पे हम जहाँ पे उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते PMLN के लोगों को, वहाँ पे PMLQ अपनी लगा ले, वहाँ पे वो कर ले। अक्लमंद लोग हैं इसीलिए तो वो उनको पता है कि इस वक्त मौका है, अच्छी डील ली जा सकती है, वो तो है। मैं लास्टली आपसे ये अदालत का जो ये फैसला है ये कि पहले उसको ब्लैक एंड वाइट में ना करना, फिर ये एफिडेविट लेना, फिर एक लंबी पेशी दे के इसको लटका देना, इस पे क्या आपकी राय है? हाँ नहीं, वो अंडरटेकिंग तो नहीं बनती थी। सिंपल बात है कि जिस तरीके से इन्होंने वो किया वो अपना मुनासिब नहीं था, और इलेक्शन गवर्नर ने जिस तरीके से आधी रात को, बड़ा सिंपल है, एक इलेक्टेड वज़ीर आला को एक सिलेक्टेड गवर्नर कैसे कह सकता है कि UFC टू बी इन ऑफिस? तो अदालत को अंडरटेकिंग जो है वो एक्चुअली उन्होंने ये किया कि अगर हम स्टे दें बगैर सुने दूसरी पार्टी को तो वो मुनासिब नहीं है, और अगर आप उससे पहले असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो वो कहेंगे कि ये तो हमारा राइट टू हियरिंग जो है वो मुतासर हुआ। तो इससे टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अदालत ने उनको ये अंडरटेकिंग दी है, जो जाहिर है कि अगर ना हम, मैंने तो फ्रैंकली समझता था कि हमें नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल चले अब हो गया। नहीं, नेशनल असम्बली में जिस तरह हुआ तो फौरी तौर पे अदालत ने बड़ी जल्दी उसको निपटा लिया,
तो उनको भी, दूसरों को भी बुलाया जा सकता था, शाम तक बैठ सकती थी, थोड़ी सी छुट्टी भी मुखल हो जाती, तो क्या अर्ज था? नहीं, बात तो आपकी ठीक है, जहाँ करना होता है वहाँ पे तो हो ही जाता है। वो तो अदालतें भी 12-12 बजे खुल गई, आपने देखा ही, वो तो कोई इशू नहीं। चलें, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, एक ब्रेक की तरफ अभी चले जाते, थोड़ा सांस आप भी ले लें, मैं भी, और देखने वाले भी सांस ले लें। एक ब्रेक से हम वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान तो सियासत में मसरूफ है, मगर अवाम की बात करें तो कोई भूख से मर रहा है तो कोई दहशतगर्दों के हाथों मर रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस करा दूं, इस वक्त साबिक एडवाइजर वर्ल्ड बैंक डॉक्टर आबिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया, आपकी तरफ में आती हूँ। मगर आमिर साहब, सियासतदानों की सियासत बचाने के लिए बहुत सारी टीमें हैं जो काम कर रही हैं, ये लंगड़ी लूली मईशत को बचाने के लिए कौन काम कर रहा है? जी, इस वक्त ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा सियासी बहरान इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि सारे टॉक शो, सारी गुफ्तगू, तमाम बहस जो है वो पंजाब असम्बली तहलील हो रही है, नहीं हो रही है, इन मामलात में लगे हुए हैं। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, तवातर के साथ रोज़ हमले होते हैं, बम धमाके हो रहे हैं, रोज़ हमारे सिक्योरिटी के अफसर शहीद। दूसरा, बिल्कुल ये डॉक्टर साहब से हम ज़्यादा मज़ीद जानेंगे। डॉक्टर साहब इकॉनमी का एक जनरल तो बात करते ही हैं, मगर रोज़ जो नई एक चीज़ आती है, अब बताया जा रहा है कि हमारे रिज़र्व जो हैं वो 6 बिलियन के हो गए हैं और गालबन 5.4 जो है वो हमारे महीने का ख़र्चा है। तो एक तो रिजर्व्स बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में आ गए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जो है, एक ख़बर मज़ीद ये है कि ऐसे मौक़ों पे जब बहुत ज़्यादा बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत हो तो डेवलपमेंट फंड्स जो हैं उनसे कट डाउन किया जाता है, और हमने ये कमिटमेंट भी की हुई थी। अभी पता चल रहा है कि जनाब वो उनको ये, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो 87 बिलियन रुपीज़ जो हैं ऑलरेडी जो है रिलीज़ कर दिए गए हुए हैं वो पार्लियामेंटेरियंस को, और वो कह रहे हैं कि 722 जो कि अरब रुपए का डेवलपमेंट PSDP था उसके अंदर मज़ीद ऐड कर दें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए IMF पहले ही हमारे जो भाग रहा है और उसके साथ वो कमिटमेंट नहीं आ रही, उसके ना आने की वजह से उनका पैसा भी नहीं आ रहा। बाकी डोनर्स भी जो 13 अरब रुपया डॉलर बताए जा रहे हैं कि आएंगे, वो रुकेंगे हैं। एक तो हाउ ग्रेव इज़ दिस क्राइसिस, दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए आमिर, आपने जो ग्रेविटी है क्राइसिस की, हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपकी? जी, देखिए ग्रेविटी तो पता चल रही है। ग्रेविटी देखें, अगर कोई इंसान बीमार हो, ग्रेविटी किस तरह देखते हैं, बुखार बढ़ता जाता है, फिर जब 104 पे पहुंचते हैं फिर आप कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो ICU में जाना चाहिए। तो मुल्क की एक इकोनॉमी की ग्रेविटी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो आपका है रिजर्व्स, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया, हर मुल्क में इंपोर्ट्स होती हैं डेली बेस पे, आवरली बेस पे। जब आपकी रिजर्व्स गिरते जाएं, फिर जो इकोनॉमी की एक की इंडिकेटर ऑफ ग्रेवनेस है या ग्रेविटी है, या मतलब इज दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब आपके पास 3 हफ्ते 4 हफ्ते के रह गए और वो भी आपने थ्रॉटल की हुई हैं इंपोर्ट्स, LCO पे आप बैठे हुए हैं, और आप कई कुछ LCO पे मतलब कई हफ्ते महीने बैठे हुए हैं। सो और देखें, एक जो हमारा मॉडल है ना 50-60 साल से, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग टाइम, नहीं ये आप ही के टाइम है, टेक ऑल योर टाइम सर। हाँ, ये बड़ा फेल्ड मॉडल है। सारे 50-60 साल से हम बाहर के लोगों के पैसों पे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया का प्रिंस हो, चाहे वो चाइना का, मतलब उन पैसों से हम अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, एक हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट लाइफस्टाइल, ठीक है ना। अब ये सोसाइटी यूज टू हो गई है कि जी मर्सिडीज भी आनी चाहिए, मैं बाहर समर में वेकेशन भी लूं, बच्चे भी बाहर पढ़ें,
घर भी बड़े होने चाहिए, हर कमरे में एसी होना चाहिए। इस सोसाइटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस तरह यूरोप में अब या बाहर बहुत से मुल्कों में सोसाइटीज एडजस्ट कर रही हैं बिकॉज वो रिसोर्सेज नहीं है। अब देखिए ना, कब तक अब चाइना भी अब आपको रोल ओवर कर रहा है, नए पैसे नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि जी IMF से डील करें फिर हमारे पास आए। डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी कतल कलामी माफ, ये इससे कोई बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी और अपने पुराने तरीके बंद करने पड़ेंगे, मगर हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि जो बेल्ट टाइटनिंग है वो लोअर तबकों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारी जो एलीट है वो मेरे फिगर्स नहीं हैं, जो आपके वर्ल्ड बैंक के जो फिगर्स आते हैं कि वो $20 बिलियन और $25 बिलियन के दरमियान एग्जेक्शन सब्सिडीज़ वो लेके चले जाते हैं। ये नीचे जो है आटा ही आज फॉर एग्ज़ाम्पल वो 150 रुपये किलो हो गया है चक्की का आटा, मतलब 10 किलो का जो बैग है वो 1500 रुपए का हो गया है। तो निचले तबकात बेल्ट टाइटनिंग उनके लिए हो रही है, उनके लिए बिजली महंगी हो रही है, उनके लिए ये तबकाती बेल्ट टाइटनिंग, एलीट के लिए कोई बेल्ट टाइटनिंग नजर आती। सही कह रहे हैं। देखिए ना आमिर, हर मुल्क में पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है डिटरमिन उस मुल्क का क्या आउटकम होगा, क्या प्रोग्रेस होगी। चूंकि और ये पाकिस्तान को स्पेसिफिक नहीं है कि एलीट कैप्चर जो है, अमेरिका में भी एलीट कैप्चर है, यूके में भी है, चाइना में भी है, इंडोनेशिया में भी है। उनका हमारा एक अजीब मसला हो गया है कि जो कलेक्टिवली जो एलीट है वो ये नहीं सोच रही कि जी ये पाई छोटी होती जा रही है, एट सम पॉइंट ये लेबनान वाला हाल होगा। देखें, इन रिसेंट हिस्ट्री कोई बड़ा मुल्क ब्रेकअप नहीं हुआ। सोवियत रशिया हो गया था या ईरान में रेवोल्यूशन, छोटे छोटे मुल्क सोमालिया, सूडान, मतलब लिबिया, ये उनकी स्टेट ब्रेकडाउन होगी। हमारे यहाँ आई थिंक वी आर गेटिंग टू दैट पॉइंट कि एक अजीब जो है इकोनॉमिक केओस मेल्टडाउन होगा। जैसे ये आम बंदा को समझाने के लिए कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर IMF की तरफ ना गए तो वी आर अल्टीमेटली हेडेड टुवर्ड्स डिफॉल्ट की तरफ ही जा रहे हैं। बैंकरप्सी तो ऑलरेडी हो गई है कि एलसीज नहीं खुल रहे, डिफॉल्ट की तरफ अल्टीमेटली फिर जाना ही एक चॉइस रह जाती है। फिर नहीं, देखे ना, अगर कोई समझदार इकोनॉमिक मैनेजर हो वो फिर एक्सचेंज रेट पे आ जाएगी बात। एक्सचेंज रेट 300 पे चला जाएगा और इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट थोड़ी बढ़ेगी और आप बैलेंस आउट कर जाएंगे। अगर आपने एक्सचेंज रेट 200 पे ही कोशिश की रखने की, फिर तो आपके हफ्ता 2 हफ्ते में सारे रिजर्व खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स है इंपोर्ट कंट्रोल का, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। माजरत, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। लास्ट 30 सेकंड्स हैं, लास्ट वर्ड्स आपके चाहिए, देन मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगी। आमिर साहब जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि घूम फिर के ये अगर डिफ़ॉल्ट की, जिस तरह हमने सकूक की पैसे दे दिए हुए हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर डिफ़ॉल्ट पे बच गए हैं ये टेक्निकल डिफ़ॉल्ट से। मगर अगर बाकी चीज़ें टैंक कर जाती हैं, डॉलर हमारा बिल्कुल आउट हो जाता है, एलसीज ऑलरेडी जिस तरह नहीं खुल रही हैं, पेट्रोल हम लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, एनर्जी बहरान चल रहा है। तो ये भी एक पार्शियल डिफॉल्ट तो आ गया और पार्शियल बैंकरप्सी तो आ गई। चलिए, इसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।